हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुकौशल। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने हमारे चैनल सुकौशल पे एक सीरीज़ स्टार्ट की है आपके एचएससी सीईटी मेंस एग्ज़ाम के लिए, जो कि बीकॉम लेवल का एग्ज़ाम है, जिसमें कॉमर्स का आपका जो सिलेबस है उसके लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसकी हमने फर्स्ट यूनिट जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो कंप्लीट कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उन वीडियोज़ का, आप देख लेना। 2 वीडियोज़ हैं। और आज हम ये जो सेकंड यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास आज स्टार्ट करते हैं। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका सिलेबस है उसमें आपको ये मीनिंग, नेचर, स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, थ्योरीज ऑफ डिमांड, नेचर ऑफ डिमांड फंक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और फ्री प्रोडक्शन फंक्शन, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आज हम ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तक का कवर करेंगे, यहाँ तक का। फिर आगे ये प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट की थ्योरीज और ये मार्केट, ये परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो 2 वीडियोज़ में हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसको पूरा कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे इकोनॉमिक्स से। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझ लेते हैं कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। अब देखो, इकोनॉमिक्स क्या होती है। इकोनॉमिक्स मनी में डील करने की एक, ये हमें बताता है कि मनी जो है उसके लिए ह्यूमन का क्या बिहेवियर है, पैसे के लिए, पैसे को कैसे ह्यूमन बीइंग को मैनेज करना चाहिए। जो मोनेटरी रिसोर्सेज हैं हमारे, जितने भी मोनेटरी रिसोर्सेज, जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उन सबको एक उनका बिहेवियर बताना, उनका एक वे कि किस तरह से यूज करने चाहिए। जो स्केयर रिसोर्सेज हैं, क्योंकि जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो स्केयर होते हैं। स्केयर होने का मतलब है कमी होती है हमारे पास हमेशा रिसोर्सेज की। तो उन स्केयर रिसोर्सेज से हमारी अनलिमिटेड नीड्स होती हैं। जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं वो तो क्या होते हैं, स्केयर। और जो हमारी नीड्स और वांट्स होती हैं वो होती है अनलिमिटेड। तो ये इन स्केयर रिसोर्सेज से अनलिमिटेड नीड और हमारी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कैसे करें, वो चीज़ हमें कौन बताती है, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमें ये सारी चीज़ें समझाती है कि कैसे मैनेज करना है हमें हमारे स्केयर रिसोर्सेज को, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील कर सके। और वो सेटिस्फेक्शन हम इंडिविजुअल लेवल पे भी देखते हैं। देखो, इंडिविजुअली भी देखते हैं कि कैसे स्केयर रिसोर्सेज का यूज करके बेस्ट सेटिस्फेक्शन जो है वो ली जा सकती है। और कोलेक्टिवली भी देखते हैं ये, जब हम बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो वो बिजनेस भी कैसे अपने स्केयर रिसोर्सेज को बेस्ट यूटिलाइज कर सकता है, वो सारे वेज, वो सारे तरीके हमें बताती है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं एक बार। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंजप्शन, और इनको कैसे यूटिलाइज करते हैं। देखो, इसमें लिख भी रखा है कि स्केयर रिसोर्सेज चाहे वो प्रोडक्शन में यूज हो, प्रोडक्शन में कौन यूज करेंगे, बिजनेस इज। डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो, डिस्ट्रीब्यूशन में कौन यूज करेगी, गवर्नमेंट हमारी। या फिर कंजप्शन, कंजप्शन में कौन यूज करेंगे, हम, इंडिविजुअल। तो ये सबके लिए, सबको बताती है इकोनॉमिक्स, सब चीज़ों की स्टडी करती है कि एक प्रोडक्शन के लिए जो स्केयर रिसोर्सेज है उनको कैसे यूटिलाइज करना है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो स्केयर रिसोर्सेज है उनको कैसे यूटिलाइज करना है, और कंजप्शन के लिए जो स्केयर रिसोर्सेज है उनको कैसे यूटिलाइज करना है। तो इकोनॉमिक्स सबके लिए जो है हेल्पफुल है, सबके लिए काम आती है कि क्योंकि बिजनेसेस के लिए भी आती है, गवर्नमेंट के लिए भी आती है और इंडिविजुअल के लिए भी आती है। ठीक है, आई होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा आपको इकोनॉमिक्स का। अब जो इकोनॉमिक्स में हमारी इन स्केयर रिसोर्सेज की वजह से ही कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी सोसाइटी में, या हमारी प्रॉब्लम होती है इकोनॉमी में। तो उन प्रॉब्लम्स, वो कौन सी मेन प्रॉब्लम्स है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी भी बोलते हैं इनको। एक तो यही कि लिमिटेड रिसोर्सेज है हमारे पास, कि रिसोर्सेज कम है हमारे पास, और एक जो रिसोर्सेज उसके बहुत सारे यूज होते हैं। दूसरा, हमारी वांट्स जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। तो ये 3 हमारी जो मेन प्रॉब्लम है। अब देखो, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो उनको कैसे हम बेस्ट यूटिलाइज करें, ये एक प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन कौन देगी, इकोनॉमिक्स। दूसरा है कि मैनी यूजेज ऑफ रिसोर्सेज। मैनी यूजेज ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है रिसोर्स तो एक है, लेकिन उस रिसोर्स को हम अलग अलग तरीक़ों में यूज कर सकते हैं। तो किस तरीके के लिए यूज करें, किस चीज़ के लिए। अब जैसे देखो, पैसा है, मनी है हमारे पास। अब मनी एक रिसोर्स है,
लेकिन इसके यूजेस बहुत सारे हैं, जैसे कि इसकी सेविंग करें, इसको एक्सपेंडिचर कर दें हमारी ज़रूरत की चीज़ों में, इसको इन्वेस्ट करें, इससे कोई बिजनेस स्टार्ट करें, क्या करें, बहुत सारे यूजेस है ना। तो कौन से यूज में ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा, तो कौन सा यूज हमें इसमें से सेलेक्ट करना चाहिए, वो भी एक प्रॉब्लम है। और उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कौन देती है हमें, इकोनॉमिक्स। ऐसे ही तीसरा जो एक ये वो प्रॉब्लम है वो है अनलिमिटेड वांट्स। अब जो ये अनलिमिटेड वांट्स हैं, अनलिमिटेड वांट्स यानी कि हमारी इच्छाएं जो है वो कभी फुलफिल नहीं होती। एक इच्छा फुलफिल होगी तो उससे बड़ी एक और ऊपर तैयार हो जाएगी, फिर वो होगी तो उससे ऊपर एक और बड़ी तैयार हो जाएगी। तो ऐसे जो है हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो अब अनलिमिटेड वांट्स को भी हम लिमिटेड रिसोर्सेज से कैसे सेटिस्फाई करें, उसका सॉल्यूशन भी हमें कौन बताएगी, इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स होती है। इनको अगर हम और डिटेल में, ये है कि जैसे इन क्वेश्चंस बन जाते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स के, कुछ क्वेश्चंस है जैसे कि ये है कि व्हाट इज़ टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। अगर हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो उन लिमिटेड रिसोर्सेज में हम क्या प्रोडक्शन करें, जैसे एग्रीकल्चर गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करें, इंडस्ट्रियल गुड्स का। ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है चीज़ें। प्रोडक्शन का आ गया ना तो गवर्नमेंट का होगा या फिर जो है हमारा बिजनेस का होगा। अब बिजनेस में भी कि कौन से प्रोडक्ट हमें करना चाहिए, किस में हमें इन्वेस्ट करनी चाहिए, वो चीज़ें आ जाएंगी। और ये इसमें एग्जांपल दे रखा है कि एग्रीकल्चर गुड्स ज़्यादा बनाएं या फिर इंडस्ट्रियल गुड्स ज़्यादा या सर्विस सेक्टर में ज़्यादा वो करें। तो ये गवर्नमेंट देखेगी ना कि एग्रीकल्चर में ज़्यादा एक्सपेंडिचर करना है, इंडस्ट्रियल में ज़्यादा करना है या सर्विस में ज़्यादा करना है। दूसरा है हमारे पास हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, कैसे ये प्रोड्यूस होंगी। अब जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया इंडस्ट्रियल में ज़्यादा करेंगे, इंडस्ट्रियल में ज़्यादा करेंगे तो किस बेस पे करेंगे, लेबर ज़्यादा यूज करें, मशीनरी ज़्यादा यूज करें, ये भी एक क्वेश्चन है ना। दूसरा है कि फॉर होम दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड, अब कस्टमर हमारा कौन होगा, इंडिविजुअल्स होंगे, बिजनेस हाउसेज होंगे, कौन होंगे, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो गुड्स को, वो चीज़ भी एक क्वेश्चन है। और इन सारे क्वेश्चंस को का जो सॉल्यूशन है वो हमें इकोनॉमिक्स देती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी, इतनी ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये ही हमें ये बता रही हैं कि इकोनॉमिक्स कितनी इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में भी, इंडिविजुअल की लाइफ में भी, गवर्नमेंट्स में के लिए भी और बिजनेसेस के लिए भी। इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंट जो है वो बताती है हमें, ये इम्पोर्टेंट कितनी इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स हमारे लिए। अब इकोनॉमिक्स है, अब इकोनॉमिक्स को डिवाइड किया गया है कि दो पार्ट्स में, एक तो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब ये क्या होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी हुई है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स वो इकोनॉमिक्स की स्टडी जो सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे की जाती है, यानी कि सिर्फ इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअल की डिमांड को स्टडी किया जाता है, इंडिविजुअल के कंजप्शन पैटर्न को स्टडी किया जाता है कि एक इंडिविजुअल कस्टमर कैसे कंज्यूम करता है, कैसे उसको उसकी ही सेटिस्फेक्शन को मेज़र किया जाता है, उसकी डिमांड को मेज़र किया जाता है सिर्फ इंडिविजुअल पर्सन्स की। तो उनके लिए, या फिर एक आप ये लगा सकते हो कि एक सिंगल यूनिट में मेज़र किया जाता है। अब जैसे मान लो सिर्फ एक ही मार्केट, एक इंडिविजुअल मार्केट भी हो सकती है उसमें, जैसे सिर्फ एक ही मार्केट की हमने स्टडी की, जैसे सिर्फ कंज्यूमर्स की स्टडी की है हमने, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होगी। बात ये है कि एक सिंगल यूनिट की स्टडी करनी है तो वो क्या होगी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन जब बड़े लेवल पे स्टडी करते हैं हम, जब जिसमें पूरी एग्रीगेट कर देते हैं हम सारी यूनिट्स को, जैसे एक एक यूनिट की स्टडी की, अगर हमने एक बिजनेस हाउस की स्टडी की, एक फर्म की स्टडी की, तो वो होगी हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हमने सभी फर्म्स की एक पूरी मार्केट की स्टडी की है, हमने एक पूरी इकोनॉमी, जैसे इंडियन इकोनॉमी है, हमने पूरे एक कंट्री की स्टडी की है, तो वो जो है हमारी क्या होगी मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे हमने एम्प्लॉयमेंट, अब देखो जो इंडिविजुअल स्टडीज़ होती हैं, इंडिविजुअल के लिए स्टडी होती हैं, उसमें क्या करेंगे हम, उसके डिमांड को वो करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। प्रोडक्शन को स्टडी कर सकते हैं कि प्रोडक्शन में कैसे एक बिजनेस है जो सेटिस्फाइड होता है, उसको कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट होते हैं, प्रोडक्शन में उनको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, और इंडिविजुअल के केस में उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहिए।
तो ये सारी चीज़ें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करेंगे। लेकिन मैक्रो में अब हम बड़े लेवल पे जा रहे हैं, हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं, हम एक स्टेट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे केस में हम क्या चीज़ें मेज़र करेंगे, अब जब हमें पूरे मतलब सारे एरिया की, अब इसमें अंदर छोटी छोटी चीज़ें थी, मान लो ये इंडिविजुअल है, एक फर्म है, कोई बिजनेस है, तो इनकी एक एक यूनिट की स्टडी करना तो होगी माइक्रो। अब ये पूरे सबकी स्टडी करनी है तो वो होगी मैक्रो। तो उसमें किस लेवल की स्टडी होगी, क्या चीज़ स्टडी करेंगे, जैसे उसमें हम स्टडी करेंगे कि टोटल आउटपुट कितना है, जिसमें हम जीडीपी वगैरह कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, ये हमारी नेशनल इनकम कितनी है, वो सारी स्टडी करेंगे। एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है हमारी इकोनॉमी में, एग्रीगेट प्राइस लेवल क्या चल रहा है, जिसमें हम ये इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं, वो हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है। तो आज की हमारी क्लास जो है उसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही डिस्कस करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड चीज़ें। आपको इनका डिफरेंस समझ आ गया होगा। डिमांड, अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सबसे पहले जो कंसेप्ट पढ़ते हैं वो है हमारा डिमांड। डिमांड किसकी, एक इंडिविजुअल की, कि जो एक इंडिविजुअल पर्सन है या एक मार्केट है सिंगल, वो कैसे डिमांड करते हैं, उनकी डिमांड का पैटर्न क्या है, वो सारी चीज़ें जो है वो हम डिमांड में समझते हैं। जैसे द क्वांटिटी ऑफ कोमोडिटी दैट ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड इज able to afford and at a given price of goods and consumer taste preference is called demand of a commodity। अब देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो गया होगा। अब देखो हमारी, आपने सुना होगा कि नीड होती है एक, नीड क्या है कि हमें किसी चीज़ की कमी महसूस होना। क्या होता है नीड, कमी महसूस होना किसी चीज़ की, वो क्या होती है नीड हमारी। जैसे हमें खाने की कमी महसूस हुई तो हमें भूख लग रही है, यानी कि इसका मतलब तो भूख हमारी क्या है, नीड, ज़रूरत है ना वो हमारी। किसी चीज़ की कमी महसूस होना, फील डेप्रीवेशन अबाउट समथिंग, कि किसी चीज़ की कमी महसूस हो रही है हमें, तो वो क्या होगी, नीड। और नीड जब है तो अब वो नीड हम किस चीज़ से फुलफ़िल करना चाहते हैं, वो हमें बताएगी वांट। चाहना, किसी पर्टिकुलर चीज़ से हमारी नीड को सेटिस्फाई करना चाहना। जैसे हमें भूख लगी है तो हमें खाना, जैसे रोटी खा के हमारी भूख मिटानी है, हमें पिज़्ज़ा खा के हमारी भूख मिटानी है, कोई और फास्ट फूड खा के भूख मिटानी है। तो जो होता है ये हमारी होती है वांट, कि एक पर्टिकुलर चीज़ से हम हमारी वो नीड को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। किसी एक स्पेसिफिक हो गए हम कि हम इस स्पेसिफिक चीज़ से ही जो है हमारी नीड को फुलफ़िल करना चाहते हैं, तो वो हो जाएगी वांट। और फिर जो बारी आती है हमारी डिमांड की, तीसरे नंबर पे डिमांड की। देखो नीड से हम वांट पे गए और वांट से हम डिमांड पे आएंगे। अब एक पर्टिकुलर चीज़ से चाहना, हम अपनी नीड को सेटिस्फाई करना, वो वांट होती है। लेकिन वांट डिमांड में कब कन्वर्ट होती है, अब हम चाह तो रहे हैं हम पिज़्ज़ा खाना, लेकिन क्या हम पिज़्ज़ा को परचेज करने के लिए अफोर्डेबल हैं, हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम पिज़्ज़ा खरीद सकते हैं, और हमारे पास पैसे हैं मान लो, तो अब उन पैसों से को हम खर्च भी करना चाहते हैं कि हाँ चलो पिज़्ज़ा खाने पे ही खर्च कर लेते हैं जैसे। तो वो दोनों चीज़ें जब मिल जाएंगी, यानी कि डिमांड जो है हमारी, यहाँ लिख देते हैं, डिमांड जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है, सबसे पहले तो कि उसके पास पैसे हैं, एबल टू अफोर्ड, एबल भी है वो बंदा जो है वो पे करने के लिए। दूसरा वो विलिंग भी है कि वो पैसे स्पेंड भी करना चाहता है। जब हमारी वांट में ये दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे, एबिलिटी टू पे और विलिंगनेस टू पे, तो वो हमारी बन जाती है डिमांड। तो अब डिमांड जो, अब यही चीज़ होती है डिमांड की, यानी कि एक कस्टमर जब कुछ चीज़ खरीदना चाहता है और वो चीज़ खरीदने के लिए उसके पास पैसे भी हैं और वो उन पैसों को उस पर्टिकुलर प्राइस पे करना भी चाह रहा है, तो वो क्या होगी, उसकी डिमांड। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी दोनों, कि उसके पास पैसे नहीं हैं और वो खर्च भी नहीं करना चाह रहा है, अगर पैसे हैं उसके पास तो वो खर्च नहीं करना चाह रहा है, तो वो डिमांड में बदलेगी ही नहीं, वो फिर उसकी वांट ही रहेगी कि वो बस चाह रहा है, वो उसको मांग तो रहा ही नहीं। डिमांड क्या हो जाती है, मांग। अब मांग कोई बंदा कब करेगा, जब उसके पास वो मांग
के लिए पैसे भी होंगे और वो उस मांग को के ऊपर पैसे खर्च भी करना चाहता है, तब वो मांग में बदलेगी। डिमांड मांग होती है ना हिंदी में अगर बोले तो, और अदरवाइज तो बस वो चाह रहा है, उस चीज़ को मांग नहीं रहा। ठीक है, तो डिमांड ये होती है। अब ये डिमांड कैसे, अब इंडिविजुअल की जो डिमांड है और मार्केट की डिमांड है। इंडिविजुअल की डिमांड है कि एक पर्टिकुलर पर्सन एक स्पेसिफिक प्राइस पे कोई प्रोडक्ट है जो वो ख़रीदना चाह रहा है और उसके पास पैसे हैं और वो अफोर्डेबल भी है और उसके पास वो विलिंगनेस भी है उसकी पे करने की, तो वो एक इंडिविजुअल की डिमांड होगी। अब बहुत सारे इंडिविजुअल की डिमांड को अगर जोड़ दें तो वो मार्केट की डिमांड हो जाएगी कि सारे जो जितने भी एक मार्केट में मान लो 100 कस्टमर थे, हमने 100 के अलग अलग कस्टमर की डिमांड भी देख ली कि भाई हाँ ये इस प्रोडक्ट के लिए इतनी इतनी क्वांटिटी की डिमांड चाहते हैं, क्योंकि इतनी इतनी क्वांटिटी के पास खरीदने के लिए उनके पास पैसे भी है और वो इतनी इतनी खरीदना चाह भी रहे हैं, तो वो उनकी डिमांड होगी। अब 100 कस्टमर्स की इन सारी डिमांड्स को जोड़ दिया तो वो क्या होगी, मार्केट की डिमांड होगी। ठीक है, तो उसको तो एग्रीगेट ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, एग्रीगेट यानी कि जोड़, सभी इंडिविजुअल्स की डिमांड का जोड़ जो है वो क्या होगा, मार्केट डिमांड। ठीक है, अब डिमांड फंक्शन क्या होता है, डिमांड फंक्शन आपके अलग से मेंशन किया हुआ है सिलेबस में। तो डिमांड फंक्शन क्या होता है कि ये हमें क्या बताता है डिमांड फंक्शन, कि जो डिमांड है वो बहुत सारे फैक्टर्स का एक फंक्शन है, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स को जोड़ के जो है डिमांड बनी है। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे एक तो होता है कि प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, क्योंकि जो डिमांड है वो प्राइस पे डिपेंड करती है कि एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, उसके हिसाब से ही वो कोई भी कस्टमर है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो अपनी डिमांड रखेगा उस प्रोडक्ट को लेके, उसका प्राइस पे डिपेंड करेगा। दूसरा, इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की क्या इनकम है इस पर भी डिमांड डिपेंड करती है, तो ये एक फैक्टर हो गया। फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर ऐसी चीज़ होती है जो किसी चीज़ को अफेक्ट करे। अब डिमांड के फैक्टर हैं तो यानी कि डिमांड को अफेक्ट करते हैं, जो डिमांड में चेंज लाते हैं वो फैक्टर्स होंगे। तो प्राइस है वो डिमांड में चेंज लेके आता है, किसी कंज्यूमर की इनकम है वो भी डिमांड में चेंज लेके आती है, किसी कंज्यूमर का टेस्ट है, फैशन है, कोई भी चल रहा है, तो वो सारे भी डिमांड में चेंज लेके आते हैं, तो ये डिमांड के फैक्टर्स हो गए। दूसरा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कोई और जैसे रिलेटेड गुड्स क्या होती हैं कि जैसे रिलेटेड गुड्स में हमारी दो तरह की गुड्स आती हैं। एक तो होती है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का क्या मतलब है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कि ऐसी गुड्स जिनके जो दो गुड्स को मिला के ही कोई हम कंज्यूम कर सकते हैं, यानी कि दोनों चीज़ें अगर वो हमारे पास है तो ही हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं। जैसे इंक और पेन, हम बोलते हैं कि पेन का तभी यूज है जब उसके साथ इंक भी होगी, तो ये रिलेटेड गुड हैं दोनों, पेन और इंक। तो पेन की प्राइस पे इंक का प्राइस डिमांड डिपेंड करेगी, इंक के प्राइस के ऊपर पेन की डिमांड भी डिपेंड करेगी, कि एक चीज़ महंगी होगी तो दूसरी चीज़ लोग कम खरीदेंगे, क्योंकि फिर वो उसको यूज़ कैसे करेंगे कि वो अगर इंक ही इतनी ज़्यादा महंगी हो जाए तो लोग पेन की डिमांड कौन करेगा फिर, ये है ना। और ऐसे ही एक होती है सब्सटीट्यूट गुड्स, सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होती हैं, ये भी रिलेटेड गुड होती है कि एक दूसरे की जगह पे जो यूज की जा सकती है। जैसे हम इसके लिए एग्जांपल देते हैं कि चाय और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी, तो अगर चाय की जो है प्राइस बढ़ेंगे तो लोग कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यानी कि प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड का भी डिमांड के ऊपर फ़र्क पड़ता है कि जो रिलेटेड गुड है, चाहे वो सब्सटीट्यूट गुड हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो, तो सब उनका भी, उनके प्राइस का भी जो है हमारी डिमांड के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो ये भी एक फैक्टर है। तो इन सारे फैक्टर्स को अगर हम मिला दें, इन सारे फैक्टर्स का ही एक फंक्शन है, होती है हमारी डिमांड, यानी कि डिमांड इन सारे फैक्टर्स को मिला के बनती है। तो अगर इसको हम जैसे फॉर्मूले में ऐसे लिखते हैं कि जो डिमांड है, dx का मतलब है x, जो कमोडिटी है, कोई भी कमोडिटी हो सकती है x, जैसे चाय हो सकती है x, ये डिमांड ऑफ x यानी कि डिमांड ऑफ चाय जो है वो किसका के फंक्शन है, वो है फंक्शन, f का मतलब फंक्शन है, किसका फंक्शन है, प्राइस ऑफ x, यानी कि उस चाय का खुद का प्राइस, इनकम उस कंज्यूमर की, जो दूसरे प्रोडक्ट हैं उससे रिलेटेड उनके प्राइस, टेस्ट कंज्यूमर्स का, या फैशन जो है, ये जो फैक्टर्स हैं, ये और भी हो सकते हैं, ये कुछ एग्जांपल है जैसे। तो इन सारे फैक्टर्स का ही एक फंक्शन होता है डिमांड, इसको ही हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन। ठीक है,
अब डिमांड कर्व क्या होता है, देखो डिमांड कर्व जो है वो ऐसे, हम इसमें आगे है भी, एक सेकेंड। डिमांड कर्व, ये डिमांड कर्व होता है। डिमांड कर्व क्या होता है कि जो हमें एक ऐसा कर्व जो हमें ये बताए कि अगर प्राइस में चेंज होता है, अगर प्राइस में कुछ चेंज होता है तो उसकी वजह से डिमांड में क्या चेंज होता है, क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड का मतलब कि कितनी क्वांटिटी हम डिमांड कर रहे हैं, वो क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स में कितनी डिमांड कर रहे हैं। जैसे 50 की डिमांड कर रहे हैं, 60 क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं, 70 की, 80 की, 90 की, तो ये होती है क्वांटिटी डिमांड। और प्राइस की वजह से इसमें क्या चेंज आ रहे हैं, जैसे प्राइस 2 से हमारा 4 हुआ, जब 2 था प्राइस तब हम डिमांड कर रहे थे 90 गुड्स की, 90 यूनिट्स की डिमांड कर रहे थे। जब प्राइस बढ़ के 4 हो गया 2 से, तो जो हमारी डिमांड है वो कम हो गई और कम होके 80 हो गई। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं, जब हमने इनको मिला दिया तो ये हमारा क्या बन जाएगी, क्वांटिटी, सॉरी डिमांड कर्व बन जाएगा। तो डिमांड कर्व हमें क्या बताता है कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज होता है, उसको जब हम पॉइंट्स की फॉर्म में डिनोट कर देते हैं तो वो हमारा डिमांड कर्व बन जाता है। ठीक है, डिमांड कर्व क्या है, रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी ऑफ गुड्स चूजन बाय कंज्यूमर एंड द प्राइस ऑफ गुड्स, यानी कि जो क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशन है वो शो करता है हमारा डिमांड कर्व। अब जो लो ऑफ डिमांड है वो भी हमारा डिमांड कर्व से रिलेटेड है। अब देखो लो ऑफ डिमांड जो है वो हमें क्या बताता है, अब जब हमने ये फंक्शंस पढ़े थे, फंक्शन डिमांड फंक्शन पढ़ा, डिमांड फंक्शन में हमने क्या देखा कि डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अब लो ऑफ डिमांड क्या कहता है कि इन सारे फैक्टर्स में से सिर्फ हम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को लेते हैं, यानी कि उस प्रोडक्ट के प्राइस को लें और बाकी सारों को छोड़ दें। यानी कि जो इनकम है, टेस्ट है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स है, इन सबको छोड़ के इन सबको हम कांस्टेंट रखते हैं, इन सबको में कोई चेंज नहीं हो रहा है, ये सही ऐसे कैसे हैं, सिर्फ प्राइस में चेंज करें तो उस प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड में क्या चेंज होता है, सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज होता है वो हमें बताता है लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है कि प्राइस में चेंज होने से अगर प्राइस इंक्रीज होता है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, देखो ऐसे लिख रखा है ऑल एल्स बीइंग इक्वल, यानी कि बाकी सब सेम होने पर, बाकी सब का क्या मतलब है, जो प्राइस के अलावा बाकी चीज़ें बच गई जैसे इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंस, ये सारी चीज़ें, इन सब को छोड़ के सिर्फ प्राइस अगर बढ़ता है तो डिमांड घटती है, और अगर प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है, यानी कि इनमें अपोजिट रिलेशनशिप होता है। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये कहता है कि ऑल अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो डिमांड डिक्रीज होती है, और प्राइस अगर डिक्रीज होता है तो डिमांड इंक्रीज होती है। तो यही हमें बताता है लॉ ऑफ डिमांड। इसमें है भी कि प्राइस अगर ऊपर गया तो डिमांड नीचे आ जाएगी, प्राइस अगर नीचे आया तो डिमांड ऊपर चली जाएगी, इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। ये डिमांड कर्व हमने देख लिया। डिमांड कर्व भी हमारा लॉ ऑफ डिमांड को ही शो करता है एक तरीके से, क्योंकि प्राइस जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारी क्वांटिटी वैसे वैसे कम होती जा रही है, तो यानी कि अपोजिट रिलेशनशिप को शो करता है हमारा डिमांड कर्व, और यही अपोजिट रिलेशनशिप हमें लॉ ऑफ डिमांड बताता है। अब लॉ ऑफ डिमांड की कुछ अजम्पशंस हैं। लॉ ऑफ डिमांड की क्या अजम्पशन है कि बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे कि टेस्ट और प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, इसमें नो चेंज, यानी कि इनमें कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्राइस में चेंज हो रहा है, बाकी चीज़ों में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यानी कि टेस्ट प्रेफरेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। देयर इज़ नो चेंज इन कस्टम्स, यानी कि कोई भी जो रीति रिवाज है उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। द कमोडिटी टू बी यूज शुड नॉट कन्फर डिस्टिंक्शन ऑन द कंज्यूमर, कंज्यूमर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है कमोडिटी की, भाई वो बोर हो गया उन चीज़ों से, मतलब वो सिर्फ प्राइस अगर कम हो रहा है ना तो वो चीज़ें खरीद रहा है, सिर्फ प्राइस को हम चेंज कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं। देयर शुड नॉट बी सब्सटीट्यूट ऑफ गुड्स, अब सब्सटीट्यूट है ही नहीं गुड्स का, तो वो प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, तो वो वाली चीज़ है, ये मान के चल रहे हैं हम कि सब्सटीट्यूट नहीं है। दूसरा क्या मान के चल रहे हैं कि देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन प्राइस ऑफ अदर प्रोडक्ट्स, दूसरे प्रोडक्ट्स के प्राइस में भी कोई चेंज, क्योंकि वो रिलेटेड प्रोडक्ट के अगर प्राइस में चेंज हो गया तो फिर तो लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा हमारा। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि बाकी सारी चीज़ें सेम है, ये बस इसमें यही चीज़ लिख रखी है, क्या क्या सेम है,
जो डिमांड फंक्शन में हमने चीज़ें पढ़ी थी वो सारी सेम है, सिर्फ प्राइस को छोड़ के, खुद के प्राइस को छोड़ के उस कमोडिटी के। देयर शुड बी नो चेंज इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, भी जो है वो सेम है, क्वालिटी कोई घट बढ़ नहीं रही है, सिर्फ प्राइस घट बढ़ रहा है, और कंज्यूमर्स की हैबिट में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये सारी हमारी लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशंस होती हैं। अब इन लॉ ऑफ डिमांड जो हमें कहता है कि नेगेटिव रिलेशनशिप है डिमांड और प्राइस में, नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो ये नेगेटिव रिलेशनशिप की वजह से ही जो हमारा डिमांड कर्व है उसकी जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होती है, यानी कि ऐसे होती है, ऐसे ही होती है ना, हमने देखा यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है, और डिमांड की जो कर्व है वो ऐसा होता है। तो इसके पीछे कुछ रीज़न है कि प्राइस के बढ़ने पर जो क्वांटिटी है वो हम कम क्यों खरीदते हैं। तो इसके ऊपर भी कुछ थ्योरीज हैं, कुछ और लॉ हैं, तो वो बने हुए हैं। तो वो लॉज कौन से हैं, क्या कहते हैं वो, कि सब एक तो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दूसरा है इनकम इफेक्ट, और तीसरा है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, ये क्या कहती है कि जैसे जैसे हम किसी चीज़ की ज़्यादा क्वांटिटी वो कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे वैसे वो जो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो कम होती जाती है। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, तो वो यूटिलिटी है वो वैसे कम होती जाती है। क्योंकि अब जैसे हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो हमने एक एप्पल खाया, तो वो एप्पल हमें बहुत ज़्यादा यूटिलिटी देगा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देगा एक एप्पल। फिर हमने 2 एप्पल खाए, मान लो दो, एक से हमारी भूख मिटी नहीं थी, प्राइस हमने देखा कि प्राइस कम हो गया, तो हम सोचते हैं कि 2 और ले लेते हैं। जब हमने 2 और ली तो अब हमारा पेट भर गया मान लो, तो हम और ज़्यादा पैसे तभी खर्च, और ज़्यादा तभी क्वांटिटी खरीद देंगे जब उसका प्राइस कम हो रहा होगा। सेम प्राइस पे अब हम और 2 और नहीं खरीदेंगे। अगर प्राइस कम है तो खरीदेंगे, अगर प्राइस कम नहीं हो रहा, बढ़ रहा है, तो हम खरीदेंगे ही नहीं। तो इसलिए प्राइस बढ़ने पर हम कम क्वांटिटी खरीदते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी अपना काम करने लग जाता है। यानी कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है किसी चीज़ से, जो हमें स्टार्टिंग में मिली थी, वो धीरे धीरे करके कम होती जाती है जैसे जैसे हम ज़्यादा कंजप्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि अगर सस्ती होगी तो और ज़्यादा खरीद लेंगे, नहीं तो नहीं खरीदते, और महंगी होगी तो बिल्कुल ही नहीं खरीदेंगे। तो इसलिए प्राइस बढ़ने पर डिमांड घटती है, और इसीलिए जो वो डाउनवर्ड स्लोप आती है। दूसरा है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट हमें क्या, इसमें इनकम इफेक्ट क्या है, क्योंकि वैसे तो हम ये मानते हैं कि कंज्यूमर की इनकम जो है वो कांस्टेंट रहती है हमारे लॉ ऑफ डिमांड में। तो इसमें अब ये इनकम इफेक्ट क्या होता है, ये इनकम जो है वो हमारी रियल इनकम के लिए है, रियल इनकम। अब ये रियल इनकम क्या होती है, रियल इनकम का मतलब है कि जो हम गुड्स में जो चीज़ें खरीद सकते हैं, मतलब क्वांटिटी में जो यूनिट्स में जो होती है ना, मेज़र करें जिसको हम, वो होती है हमारी रियल इनकम। यानी कि उस इनकम से हम कितनी यूनिट्स खरीद रहे हैं, उन यूनिट्स में अगर हम इनकम को मेज़र करें। जैसे कि हम एग्जांपल ले कि हम 100 रुपये हैं, उन 100 रुपये में हम जैसे मान लो कोई भी, जैसे एप्पल ही है मान लो, वो अगर 100 रुपये पर किलो है तो हम 1 किलो खरीद सकते, तो वो 1 किलो एप्पल जो है वो हमारी रियल इनकम है। अब जैसे एप्पल का प्राइस कम होगा, एप्पल का प्राइस कम होगा, 100 से कम होके मान लो 80 हो गया, 70 हो गया मान लो, या 50 हो गया, सीधा सा एग्जांपल के लिए 50 देख लेते हैं, तो 50 हो गया, तो 100 रुपये में हम 2 केजी खरीद पाएंगे अब, है ना। तो प्राइस के कम होने पर हमारी जो क्वांटिटी है वो अपने आप बढ़ गई कि अब हम 2 केजी भी खरीद रहे हैं प्राइस के कम होने पर, क्योंकि पहले हमारी रियल इनकम बढ़ गई। रियल इनकम यानी कि खरीदने की कैपेसिटी बढ़ गई। अब पहले हम 1 ही केजी खरीद पा रहे थे 100 रुपये में, और अब जब वो 50 की होगी तो हमने सोचा 2 खरीद लेते हैं, 50 रुपये तो हमें उतने देने ही है, 2 केजी मिल जाएगी। तो यानी कि डिमांड अपने आप बढ़ गई ना, वो डिमांड, वो जो प्राइस जो है उसके कम होने से डिमांड बढ़ गई, अब वो 2 केजी खरीदने लग गया, क्योंकि उसकी रियल इनकम बढ़ गई। यानी कि उसका जो अब वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है, तो वो उसमें ज़्यादा ही डिमांड करेगा। अगर वो खरीद ज़्यादा सकता है तो वो ये सोचेगा कि हाँ चलो सस्ती मिल रही है तो ज़्यादा ले लेते हैं। तो इसलिए इनकम इफेक्ट का फ़र्क पड़ता है, यानी कि इनकम इफेक्ट यानी कि रियल इनकम का इफेक्ट, ठीक है। और तीसरा है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अब ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट भी आपको सुन के ऐसे ही लग रहा होगा कि सब्सटीट्यूशन का तो जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं उनमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है, लॉ ऑफ डिमांड तो ये कहती है हमें। तो ये सब्सटीट्यूशन का इफेक्ट कैसे होगा, ये भी ऐसे ही है कि सब्सटीट्यूशन का इफेक्ट हमें वो कांस्टेंट रखना है कि जो, जैसे हम एक्स जो प्रोडक्ट है उसकी देख रहे हैं सारी चीज़ें,
जैसे एक्स बी क्यों लो, आप इसको मान लो, जैसे हम इसमें देख रहे हैं कि चाय का देख रहे हैं जैसे टी। अब दूसरा जो इससे रिलेटेड चीज़ है वो होगी कॉफ़ी, इसका सब्स्टिट्यूट कॉफ़ी हो गया, ठीक है। तो अब चाय और कॉफ़ी को देख रहे हैं हम, कॉफ़ी अगर हम चाय को ही देख रहे हैं सिर्फ, कॉफ़ी तो इसका सब्स्टिट्यूट था। अब अगर हमें कॉफ़ी की प्राइस वगैरह में कोई चेंज नहीं हुआ, इसमें तो चेंज करना ही नहीं है हमें, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि रिलेटेड गुड्स में कोई चेंज हो ही नहीं रहा, रिलेटेड गुड्स का कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ हमें चाय का प्राइस कम हो रहा है, सिर्फ चाय का प्राइस कम हो रहा है। तो क्या होगा, अब चाय का प्राइस कम हुआ तो कॉफ़ी के कस्टमर्स भी तो इसकी तरफ शिफ्ट होंगे। अब चाय का अगर प्राइस कम हुआ तो कॉफ़ी के कस्टमर इस तरफ शिफ्ट होंगे, यानी कि प्राइस के कम होने से उनकी वाली डिमांड भी तो बढ़ेगी। अब जो टी के कस्टमर थे वो तो 5 थे, अब कॉफ़ी के भी 7 थे मान लो, तो कुछ लोग जब ये प्राइस कम हुआ तो मान लो 3 या 4 लोग इधर आ गए, तो अब ये और डिमांड करेंगे तो 9 होगी टोटल। अब मान लो ये एक कप डिमांड कर रहे थे 5 लोग, अब ये इस साइड से 4 लोगों के और 4 कप की डिमांड आ गई तो 9 होगी। तो यानी कि प्राइस के कम होने से हमारी क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई टी की। सिर्फ कॉफ़ी के तो प्राइस में कुछ चेंज नहीं आया, लेकिन ना कॉफ़ी के डिमांड में ना कॉफ़ी के प्राइस में हमने कोई चेंज नहीं किया। चेंज किस में आया कि कॉफ़ी के कस्टमर जो है वो टी में शिफ्ट हो गए। हमें टी की देखनी है कि टी के प्राइस में कमी आने से टी की डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ा। तो टी का प्राइस कम होने से कॉफ़ी वाले लोग भी तो इधर शिफ्ट हो गए, उसकी वजह से भी तो डिमांड बढ़ गई। तो यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के का भी इफेक्ट पड़ता है, अगर हम उसके प्राइस को भी ना भी देखें, सिर्फ हमारी जो गुड्स हम ले रहे हैं उसी के गुड्स के प्राइस को देखें तो भी इफेक्ट पड़ता है, तो वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से हमारा जो प्राइस और डिमांड में जो है वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, इन दोनों में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। और ये नेगेटिव रिलेशनशिप होने की वजह से जो डिमांड कर्व है उसकी स्लोप डाउनवर्ड होती है। और नेगेटिव रिलेशनशिप होने के रीज़न ये 3 हैं, ये तीनों आपको याद रखने हैं। इसके ऊपर ऑप्शन का क्वेश्चन आ सकता है, बस ये मैंने समझाने के लिए आपको दिया कि आपको कंसेप्ट भी अच्छे से समझ आ जाए कि ये क्या होते हैं, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। तो ये तीनों इफेक्ट्स की वजह से ही हमारा जो डिमांड, जो इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, ये तीनों इफेक्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये तीनों की एक्सप्लेनेशन भी आगे दे रखी थी, हमने वहीं पे समझ लिया, आप इसमें पढ़ लेना एक बार। एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब देखो लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या कहता है कि सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से जो हमारी डिमांड है उसमें क्या चेंज आता है, और ये बताता है कि नेगेटिव चेंज मतलब नेगेटिव रिलेशनशिप है प्राइस में और डिमांड में। अब ये नेगेटिव रिलेशनशिप की जो अजम्पशन है या नेगेटिव रिलेशनशिप की जो थ्योरी है वो गलत कब साबित होती है, एक्सेप्शन का मतलब है ये कब फेल हो जाती है, ये कब, इसकी एक्सेप्शन क्या है कि किस केस में ये अप्लाई नहीं होता लॉ ऑफ डिमांड। ये देखो इन केसेस में नहीं होता। ये कुछ एग्जांपल है, जैसे नेसेसिटी ऑफ गुड्स, नेसेसिटी ऑफ लाइफ, यानी कि ऐसी गुड्स जो हमारी लाइफ के लिए बिल्कुल नेसेसिटी है, जैसे खाना खाना हमारे लिए नेसेसिटी है। अब रोटी की का ही प्राइस मान लो चाहे कितना ही बढ़ जाए, अब हमें उसकी ज़रूरत है ही तो हम खरीदेंगे ही, तो वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ है। तो चाहे उसका प्राइस बढ़ जाए, हम जिसकी उसकी इतनी डिमांड करें, जैसे नमक ले लेते हैं इसमें हम एग्जांपल। अब नमक जो है एक ऐसी चीज़ है, चाहे उसका प्राइस कितना ही बढ़ जाए, तो उसका कितना ही घट जाए, हम जितना उसका यूज कर रहे थे उतना ही करेंगे, क्योंकि उसके बिना हम रह ही नहीं सकते और ना उसकी हम ज़्यादा वो कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जितना हमें करना है उतना ही करना है डेली का, क्योंकि वो तो डेली की रूटीन की हमारी नीड है, जो जीने के लिए ज़रूरी है वो ऐसी चीज़ है। ऐसे ही खाने की भी कर सकते हैं हम कि चाहे गेहूँ का प्राइस बढ़ गया तो भाई खरीदनी खानी तो पड़ेगी, तो वो वाली चीज़ है कि नेसेसिटी ऑफ लाइफ जो है उन ऐसे केस में लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता। और दूसरा है गिफिन पैराडॉक्स। अब ये गिफिन पैराडॉक्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है गिफिन पैराडॉक्स, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। गिफिन पैराडॉक्स क्या कहता है कि कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसकी डिमांड, जिसके प्राइस में चेंज होने से जो कस्टमर है वो दूसरे प्रोडक्ट की ओर शिफ्ट हो जाता है। जैसे मान लो कि कोई चीज़ हम कंज्यूम कर रहे थे, वो हम इसलिए, जैसे 2 चीज़ें थी, जैसे टी और कॉफ़ी होती है ना, अगर टी का प्राइस बढ़ गया, अब टी का मान लो होता था 10 रुपये, इस एग्जांपल से आपको सही समझ आ जाएगा। टी का प्राइस होता था 10 रुपये और कॉफ़ी का है 20 रुपये। अब टी की जो वो है प्राइस है वो 15 हो गया, लेकिन कॉफ़ी का तो अभी भी 20 है, तो हम कहाँ जाएंगे, हमें पीनी है तो कोई ऐसी चीज़ है, नेसेसिटी की ही चीज़ है, नेसेसिटी की, इसमें लिख भी रखा है ना, नेसेसिटी ऑफ लाइफ है,
लेकिन उसका सब्स्टिट्यूट भी था कुछ। तो अब ये इसका 15 हो गया, लेकिन दूसरी इसकी कंपैरिजन में चीज़ देखें तो उसका तो 20 ही है अभी भी। तो हम हमारी डिमांड को तो शिफ्ट कर नहीं, दूसरे प्रोडक्ट पे तो शिफ्ट कर नहीं सकते, सब्स्टिट्यूशन का तो इफेक्ट हो नहीं सकता। तो इसलिए हम फिर चाहे इसका प्राइस 15 भी हो गया हो, हम सेम क्वांटिटी ही इसकी डिमांड करेंगे, क्योंकि दूसरी पे हम शिफ्ट नहीं हो सकते। गिफिन पैराडॉक्स हमें ऐसी नेसेसिटी की चीज़ जिसका कोई सब्स्टिट्यूट भी है उसके रिलेशन में हमें ये बताता है कि लॉ ऑफ डिमांड प्राइस के बढ़ने पर भी जो डिमांड है हमारी वो सेम रहती है, कम नहीं होती। वो ऐसे भी कुछ केसेस होते हैं, और वो गिफिन पैराडॉक्स के ऐसे केसेस है कि जो रिलेटेड चीज़ है उनके लिए है। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। और इग्नोरेंस अफेक्ट क्या है? इग्नोरेंस अफेक्ट की कंज्यूमर ध्यान ही नहीं दे रहे, वो पैकेजिंग और लेबल में ही इतना परेशान मतलब वो है, वो ही उनको इतना अट्रैक्ट कर रही है कि जब बेशक से प्राइस बढ़ रहा है उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो उनकी डिमांड वैसे के वैसे किए जा रहे हैं। तो ऐसे केस में भी लॉ ऑफ डिमांड जो है वो फेल हो जाएगा, उसका कोई वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। दूसरा है डिप्रेशन। और डिप्रेशन, ये डिप्रेशन किस चीज़ के लिए कि रिसेशन आ जाए, अगर मंदी आ जाए मार्केट में। तो अगर मार्केट में मंदी आ जाए तो चाहे प्राइस कितना भी कम चला जाए डिमांड बढ़ेगी ही नहीं, क्योंकि प्राइस कम होता जा रहा है लेकिन लोग फिर भी नहीं खरीद रहे हैं। तो वो मंदी की सिचुएशन ऐसी होती है कि जो कमोडिटी का प्राइस है वो चाहे कितना ही कम हो जाए डिमांड हो ही नहीं रही होती। क्यों नहीं हो रही होती? क्योंकि जब मंदी की सिचुएशन आती है तो सबकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो परचेजिंग पावर, इनके कंज्यूमर्स खरीदना ही नहीं चाह रहे, या उनके पास इनकम कम हो जाती है वो जब मंदी की सिचुएशन आती है मार्केट में। तो ऐसे केस में भी लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं होता, चाहे प्राइस कितना कम हो जाए, डिमांड बढ़ती ही नहीं है मंदी की सिचुएशन में। तो वैसे वाली चीज़ है। तो इन केसेस में जो है लॉ ऑफ डिमांड हमारा अप्लाई नहीं होता। दूसरा है ये मोमेंट इन डिमांड कर्व। अब जो डिमांड कर्व हमने ये देखा प्राइस की वजह से, तो इसमें कुछ मूवमेंट्स होती हैं। अब ये मूवमेंट क्या है? एक तो इसी कर्व के अंदर अंदर मूवमेंट होना, कि यहाँ से इस पॉइंट पे शिफ्ट होना, ये मूवमेंट हो सकती है। दूसरी क्या मूवमेंट हो सकती है कि ये जो डिमांड कर्व था ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया या नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो दो केस हो सकते हैं। अब इसको हम जो ये वाली एक ही डिमांड कर्व पे वो बोलते हैं हम इसको कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट होना, तो वो क्या होगा? उसको हम कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन बोलेंगे, अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या है? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जो ये सॉरी एक मिनट दोबारा से बना लेते हैं ये अच्छे से। ये है जो हमारा यहाँ पे प्राइस था स्टार्टिंग में, इस पॉइंट पे ये डिमांड थी, तब यहाँ पे प्राइस था तो हमारी डिमांड ये इतनी ज़्यादा थी। जब प्राइस बढ़ गया, यहाँ आ गया प्राइस, तो डिमांड जो है हमारी घट गई, इधर आ गई, ये इधर से इधर होगी ना, कम होगी तो इधर आ गई। तो ये अब यहाँ पे बन गया हमारा। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ अपवर्ड मूवमेंट हो गई। अपवर्ड मूवमेंट हुई तो क्या हुई? कॉन्ट्रैक्शन हो गया, यानी कि डिमांड में क्योंकि डिमांड तो कम हुई ना हमारी। कॉन्ट्रैक्शन किस चीज़ के लिए? ये कमी होने के लिए, कि जो खिंचाव हो गया, यानी कि ऊपर की तरफ चली गई हमारी डिमांड, कम होगी। ऊपर की तरफ जाने का मतलब है यहाँ डिमांड तो कम आ गई ना, प्राइस ही बढ़ा था ना, प्राइस ऊपर की तरफ गया था तो उसकी वजह से डिमांड जो वो इधर शिफ्ट होगी, इस पॉइंट पे शिफ्ट होगी। तो इसको हम बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट, कि एक ही डिमांड कर्व में इधर आ गई डिमांड हमारी कम होगी। ठीक है, ये प्राइस की वजह से होगी कम। दूसरा है एक्सटेंशन ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट, या एक्सटेंशन और डाउनवर्ड मूवमेंट, यानी कि नीचे की तरफ शिफ्ट होना। पहले ही इस पॉइंट पे थे, पहले इस पॉइंट पे थे, और अब जब प्राइस कम हुआ तो इस पॉइंट पे शिफ्ट हो गए, यानी कि नीचे की तरफ आ गए। और ऐसे में क्या होगा? एक्सटेंशन हो गया, यानी कि डिमांड बढ़ गई। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि एक ही डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट। अब डिमांड कर्व जब शिफ्ट होते हैं, शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ये तो देखो कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड और ये चीज़ इसमें बताई हुई है। अब शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है? वो तो थी एक ही डिमांड कर्व के ऊपर मूवमेंट। अब ये है कि ये डिमांड कर्व यहाँ था, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, या यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ऐसा सिचुएशन कब होती है? जो हमने फंक्शन ऑफ डिमांड पढ़े थे वो याद करो अब, कि प्राइस ऑफ एक्स, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, ऐसे फैशन में चेंज होना, या रिलेटेड गुड्स, ये सारे फंक्शंस पढ़े थे। अब अगर सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से जो डिमांड में चेंज हुआ वो तो हमें बताएगी मूवमेंट इन डिमांड कर्व,
यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूवमेंट, जिसको हम एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और इसके अलावा बाकी इन चीज़ों में चेंज होने की वजह से डिमांड कर्व भी शिफ्ट हो जाता है हमारा ऊपर या नीचे। ठीक है, जैसे राइट वर्ड शिफ्ट कब होगा कि इट प्रेजेंट द इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू फेवरेबल चेंज इन नॉन प्राइस वेरिएबल। नॉन प्राइस वेरिएबल क्या है? प्राइस को छोड़ के बाकी के वेरिएबल्स। वेरिएबल और फैक्टर सेम चीज़ होती है, तो बाकी के फैक्टर्स यानी कि इनकम में चेंज हुआ तो हमारी डिमांड बढ़ गई, चाहे प्राइस यही था तो प्राइस था ये, और इस प्राइस के ऊपर कुछ डिमांड हो रही थी हमारी, लेकिन ये डिमांड कर्व ही पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाता है जब हमारी इनकम बढ़ जाती है। अब हम और ज़्यादा प्राइस पे भी ज़्यादा डिमांड करने की कैपेसिटी रखने लग जाते हैं, तो हमारे शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा यानी कि डिमांड में। लेफ्ट वर्ड अगर होगा तो डिमांड कम हो जाएगी, ये इनकम में कम होने की वजह से कम हो सकती है। टेस्ट फंक्शंस यानी कि प्राइस को छोड़ के बाकी जितने फैक्टर्स बच गए थे उनकी वजह से तो होता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, लेकिन सिर्फ प्राइस की वजह से होता है हमारा मूवमेंट इन डिमांड कर्व। तो ये चीज़ याद रखनी है कि मूवमेंट किस चीज़ की वजह से होता है? सिर्फ प्राइस की वजह से जो होता है वो मूवमेंट होता है, प्राइस की वजह से जो होता है वो मूवमेंट होता है, और प्राइस को छोड़ के बाकी के वेरिएबल्स की वजह से जो होता है वो शिफ्ट इन डिमांड कर्व होता है। ठीक है, जैसे इसमें है ये क्वांटिटी डिमांड, ये शिफ्ट होगी ऊपर नीचे, तो ये किस वजह से होगी? प्राइस को छोड़ के बाकी चीज़ों की वजह से होंगी। ठीक है, अब आ गया हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या कहते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें बताती है कि ये क्या ये एक मेज़रमेंट है डिमांड में चेंज होने का, कि डिमांड में अब जैसे प्राइस इलास्टिसिटी है वो हमें ये बताती है कि प्राइस की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ, वो मेज़र करती है, वो प्राइस इलास्टिसिटी होगी। इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज हुआ वो हमें बताती है इनकम इलास्टिसिटी। और क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है रिलेटेड गुड्स, यानी कि रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड में क्या चेंज हो रहा है उसको मेज़र करती है हमारी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारी 3 तरह की होती है। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? मेजर द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज अदर फैक्टर्स लाइक प्राइस, इनकम और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से, इनकम में चेंज होने की वजह से, या किसी और रिलेटेड गुड्स की चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज आ रहा है उसको मेज़र करना, वो क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, उनको मेजरमेंट करना, जो चेंज हो रहा था ना डिमांड में, उस चेंज को मेज़र करना ही इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है, उस चेंज को मापना। ठीक है, अब जैसे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब है कि डिमांड में चेंज होना, उसके प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज हुआ है, इस चीज़ को मेज़र जो करती है वो करती है हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हम ऐसे निकालते हैं, ईपी बोलते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी होगी ये। ई से इलास्टिसिटी, पी से प्राइस, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी किसके इक्वल होती है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितने परसेंट चेंज हुआ वो हमारी बताती है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। या हम इसे बोल सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये होती है। ये बाय चांस आपके आ भी जाए क्वेश्चन न्यूमेरिकल, इसमें ऑप्शंस में भी आ सकता है कि वो ऐसे आ जाएगा कि पहले इतनी डिमांड थी, अब इतने प्राइस के ऊपर इतनी डिमांड थी, जैसे 10 रुपये के ऊपर 20 क्वांटिटी थी, अब प्राइस चेंज हो गई 20 हो गया, तो डिमांड हमारी जो है वो 30 होगी, सॉरी बढ़ जाएगी तो कम हो जाएगा, ये 20 थी ना तो 15 होगी। तो आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करो तो आपको ऐसे ये चीज़, ये फॉर्मूला याद रखना है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? वो तो सीधी क्वांटिटी दे रखी होगी, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। अब जैसे चेंज वो इस केस में हमने ये देखा था कि 10 के ऊपर 20 की थी, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, और जब प्राइस 20 हो गया तो हमारी डिमांड जो है वो 15 होगी, घटेगी ना प्राइस बढ़ने से। तो परसेंटेज तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड कितना हुआ? 20 से 15, यानी कि 5 का हुआ, तो वो 5 ऊपर लिखेंगे। ऐसे ही और पहले कितनी थी क्वांटिटी डिमांड? ऊपर 5, नीचे पहले कितनी थी? 20, तो 20 लिखेंगे। अब नीचे डिवाइड बाय क्या है? चेंज इन प्राइस। प्राइस में कितना चेंज हुआ? 10 का, 10 से 20 हुआ है तो 10 का चेंज हुआ है ना। और डिवाइड बाय प्राइस, पहले कितना था? 10,
और ये 10 का चेंज हुआ है। इनको सोल्व कर लो, 0 से 0 कट गई, ये 4 आ गया, 1/4 आ गई इतनी हमारी। इसको हम ऐसे करके भी कर, ये डिवाइड करके ऐसे करके, तो ये 1/4 हमारा जो है वो आ जाएगी। 1/4 को हम पॉइंट्स में निकाल लेंगे, कुछ और परसेंटेज निकाल के, परसेंटेज अगर इसका निकालते हैं तो 25% चेंज हो गया, ऐसा ही आएगा ना। ऊपर 100 करके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 25% चेंज आया हमारा। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी ऐसे केस में 25%, या ऑप्शंस में अगर 1/4 दिया होगा तो आप वहाँ टिक कर सकते हो। तो ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके वैसे और भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन वो मेथड्स आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। वो थ्योरी के लिए, जो थ्योरी के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें बहुत सारा, वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके वाले के लिए नहीं है। आप बस इतना याद रखो कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, और वो कैलकुलेशन करने का ये परसेंटेज वाला मेथड ही जो है वो सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। अगर बाई चांस कोई छोटा मोटा क्वेश्चन आ भी गया तो कैलकुलेशन का। अब प्राइस इलास्टिसिटी के कुछ टाइप्स होते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के, जैसे परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होती है? ऐसी ऐसी चेंज इन डिमांड प्राइस में, ये मतलब कि ऐसे देख लो इससे कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कोई चेंज ना हो, जो इन इलास्टिक है। इलास्टिक होने का मतलब है चेंज होना, कि कुछ ना कुछ चेंज होना। अब ये इन इलास्टिक होगी, परफेक्टली बिल्कुल इन इलास्टिक है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है। प्राइस में चेंज होने की वजह से भी डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, जीरो चेंज है बिल्कुल। तो ऐसे केस में हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? जीरो। तो वो परफेक्टली इन इलास्टिक होगी। परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब है बिल्कुल जीरो इलास्टिसिटी हमारी, कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है। दूसरी है हमारी इन इलास्टिक। अब देखो, ये तो थी कि परफेक्टली इन इलास्टिक यानी कि जीरो है। इन इलास्टिक का मतलब है कि चेंज तो हो रहा है लेकिन बहुत कम हो रहा है। जितना चेंज प्राइस में हुआ ना, उतना ही चेंज डिमांड में नहीं हो रहा है। यानी कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस था 10, लेकिन परसेंटेज चेंज इन डिमांड, प्राइस में जितना परसेंटेज चेंज हो उतना नहीं हो रहा, कम हो रहा है। जैसे ये तो 10 से कम हुई है, लेकिन ये 6% से ही कम हुई है। इसकी वजह से मतलब ये बड़ा होगा प्राइस 10%, तो इसकी वजह से जो बढ़ना या घटना कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि जो इसीलिए जो हमारी प्राइस जो सॉरी इलास्टिसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना, ये हमने ऊपर पढ़ा, ये इलास्टिसिटी का फॉर्मूला, इसमें यहाँ पे एक माइनस का निशान भी होता है। माइनस का निशान, कि माइनस के निशान इसलिए लिख के चलते हैं साथ में कि माइनस को हम इग्नोर करते हैं इसमें, कि कौन सा, क्योंकि हमने अब कैलकुलेट किया तब भी लिखा ना सीधा 10 लिखा था, ये नहीं लिखा कि वो माइनस में 10 हुए या प्लस में 10 हुए। तो इसलिए जो इसमें चेंज होने का मतलब घटना बढ़ना दोनों से है। बस चेंज होने से मतलब ये नहीं देखना कि माइनस में है प्लस में है, क्योंकि वो होता ही प्राइस की वजह से अगर चेंज हो रहा है तो नेगेटिव ही होगा उनके बीच में रिलेशन। यानी कि अगर एक चीज़ बढ़ रही होगी ना, प्राइस बढ़ रहा होगा तो डिमांड घट ही रही होगी। ये चीज़ तो मान के ही चलते हैं इसमें हम, इसलिए इसमें अलग से शो नहीं करते। तो इसलिए अब जो इन इलास्टिक है उसमें क्या, उसका क्या मतलब है कि जो प्राइस में जो चेंज हुआ 10 का चेंज हुआ, तो डिमांड में सिर्फ 6 का ही चेंज हुआ, 10 का नहीं हुआ। तो यानी कि 1 से कम है जो प्राइस, जो हमारी प्राइस इलास्टिसिटी है उस टाइम पे, वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तब हमारी 1 से कम हो, यानी कि यूनिट से कम है परसेंट। जैसे इसको हम अगर इसमें लिखें, ऐसे ड्रॉ करें कि जो हमारा वो है प्राइस में, अब जैसे यहाँ प्राइस था कुछ 10 मान लो, और यहाँ पे प्राइस हमारा 20 है। 10 से 20 पे शिफ्ट हुआ, जब यहाँ पे प्राइस था तो यहाँ पे हमारी डिमांड जो थी वो मान लो 15 थी, 10 ही थी, यही मान लो 10 पे 10 की डिमांड हो रही थी। लेकिन जैसे प्राइस बढ़ा 10 का, तो डिमांड जो है वो थोड़ी सी चेंज हुई स्लाइटली, बिल्कुल 12 पे शिफ्ट होगी, 10 से 12 होगी। तो यानी कि इसमें तो 10 का चेंज हो गया, इसमें 2 ही का चेंज हुआ। ये 16 हो सकती है जैसे इस एग्जांपल में, कि 6 का चेंज हुआ, यानी कि इसमें तो चेंज हुआ थोड़ा सा, सॉरी 1 मिनट दोबारा बना देते हैं यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे डिमांड है, ये 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। अब प्राइस में भी बढ़ के चेंज हो गया 10 का, ये 20 हो गया, परसेंटेज में है ये मान लो। तो इसमें तो 10% का पूरा डबल चेंज हुआ, यहाँ पे था हमारा, इसमें थोड़ा सा ही चेंज हुआ है, बिल्कुल यहाँ ज़्यादा चेंज हो रहा है और यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो ऐसी जो वो होती है हमारी
ये इसमें वैसे इस साइड बढ़ना चाहिए, इसका कर्व भी मैंने गलत बना दिया, ये इधर शिफ्ट होगा, 10 से कम होगी ना, अगर प्राइस बढ़ा है तो हमारी डिमांड कम होगी। डिमांड मान लो 8 से ही कम हुई, 10 से 8 पे ही शिफ्ट हुई है, तो सिर्फ दो कम यूनिट जो हमारी डिमांड की कम हुई, लेकिन प्राइस की हमने 10 से वो कर दिया, डबल कर दिया प्राइस को, लेकिन डिमांड बहुत थोड़ी सी कम हुई। तो ऐसे केस में हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी है उसको हम इन इलास्टिक बोलेंगे, यानी कि एक से कम जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो एक से भी कम है, ठीक है। और जब यूनिट इलास्टिसिटी होगी, यूनिट इलास्टिसिटी का मतलब कि पूरी इक्वल है, पूरी इक्वल होने का मतलब है जितना प्राइस में चेंज किया बिल्कुल एज इट इज़ उतना ही डिमांड में चेंज हुआ है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड जो है वो परसेंटेज चेंज इन प्राइस के बिल्कुल इक्वल है। जैसे ये यहाँ से 10 से 20 पे शिफ्ट हुआ ना, तो ये 10 से 0 हो गया, मान लो ये 10 था तो या फिर इसको हम किसी और एग्जांपल ले लेते, जैसे ये 10 था ये 20 था, जब ये 10 से 20 हुआ तो ये भी 20 से 10 हो गया। तो ऐसा यानी कि बिल्कुल इक्वल चेंज हुआ है दोनों में, तो वो 1 के इक्वल हो गया ऐसे केस में। ये याद रखनी है कि परफेक्टली इन इलास्टिक है तो 0 होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन इलास्टिक है तो लेस देन 1 होगी, यूनिट इलास्टिक है तो इक्वल्स टू 1 होगी। इलास्टिक होने का मतलब है कि हमारी जो चेंज इन प्राइस है उसमें तो कम है, ये तो 10 से ही चेंज हुआ है, लेकिन डिमांड में ज़्यादा का चेंज हो गया, उल्टा हो गया। ये जो ऊपर हुआ था ना इन इलास्टिक से, इससे उल्टा हो गया कि प्राइस में तो थोड़ा चेंज हुआ लेकिन डिमांड में ज़्यादा चेंज हो गया। तो ऐसी होती है हमारी इलास्टिक, और इसमें क्या होगा, एक से ज़्यादा का चेंज हुआ है, यानी कि यूनिट से 1 से ज़्यादा का, तो मोर देन 1 जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी वो मोर देन 1 कितनी भी हो सकती है, और ये जो लेस देन 1 थी ये भी कितनी भी हो सकती थी। अब इन्फिनिटी क्या होगी, वो होगी परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि थोड़ा सा भी चेंज होने की वजह से, इसको ऐसे लिखते हैं, ये ऐसी होती है। जो ये इन इलास्टिक थी ना, इसका कर्व ऐसे बनेगा। इस इन इलास्टिक का तो मतलब है प्राइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, डिमांड वहीं पे रुकी हुई है, तो ये ऐसा कर्व बन गया। और इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है प्राइस सेम है फिर भी डिमांड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, या प्राइस सेम है तो यहाँ थी तो ये घटती जा रही है, मतलब चेंज होता जा रहा है, प्राइस में कुछ चेंज नहीं हो रहा फिर भी चेंज होता जा रहा है। तो हम अगर तो ऐसे केस में क्या होगा कि प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होगा तो कुछ भी हो सकता है, या तो एकदम से डिमांड पूरी भी बढ़ सकती, कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, माइनस में भी जा सकती है, कहीं कहीं भी ज़्यादा भी बढ़ सकती है, कुछ भी हो सकता है। इन्फिनिटी है, यानी कि हमें पता ही नहीं कि डिमांड में कितना चेंज हो जाए, क्योंकि वैसे ही हो रहा है बिना चेंज हुए ही, तो प्राइस में चेंज होते ही कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में वो परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा भी चेंज हो गया प्राइस में तो डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, और वो चेंज हम मेज़र भी नहीं कर सकते। तो ऐसा होगा परफेक्ट, वो होगी हमारी परफेक्टली इलास्टिक, यानी कि इन्फिनिटी होगी ऐसे केस में। 0 किस में होगी, जब इन इलास्टिक होगी, और इन्फिनिटी किस में होगी, जब परफेक्टली इलास्टिक होगी। ऐसा ऐसा कर्व बनेगा जिसमें, ठीक है। ये होती है प्राइस। अब जो दूसरी बच गई, ये तो थी प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी के ये टाइप्स हो गए। अब है इनकम इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी क्या बता रही थी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में क्या चेंज हो रहा है, और इनकम इलास्टिसिटी क्या बताएगी कि इनकम में चेंज होने की वजह से, देखो लिख भी रखा है परसेंटेज, ओ ये गलत हो गया, हाँ सही है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड और परसेंटेज चेंज इन इनकम, यानी कि इनकम में चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा है वो हमें बताएगी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये बताती है कि जो रिलेटेड गुड्स हैं, चाहे वो सब्सटीट्यूट्स हो चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो, कोई भी हो सकती है, उनके प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड में क्या चेंज हो रहा है। जैसे एक्स जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड में वाई प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने की वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो वो हमारा होगा। ये कैलकुलेशन इसमें भी वैसी होगी जैसे इसमें हुई थी प्राइस इलास्टिसिटी में, जैसे कैलकुलेशन की थी हमने कि इसको अगर देखना हो परसेंटेज चेंज इन डिमांड तो ऐसे ही करके करेंगे। बस वो नीचे यहाँ पे प्राइस था उसमें इनकम हो गया, और दूसरे में उस दूसरी गुड्स का प्राइस हो गया, वाई गुड्स का, इसका वाई का हो गया। और जो इसके भी टाइप्स जो होते हैं वो ऐसे ही होंगे परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि वो इनकम यहाँ पे बस प्राइस की जगह इनकम आ जाएगी, या जो रिलेटेड गुड्स है उसका प्राइस आ जाएगा इनके केस में। तो इसलिए इनके सबके आपको टाइप्स याद रखने जरूरी नहीं, बस इनके नाम से ऐसे याद रखो कि इन इलास्टिक है तो यानी कि 0 है, परफेक्टली इन इलास्टिक है तो 0 है, सिंपल इन इलास्टिक है तो यानी कि लेस देन 1 है, यूनिट इलास्टिक का मतलब है इक्वल्स टू 1 है,
इलास्टिक का मतलब है कि वो ग्रेटर देन 1 है, और परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है इन्फिनिटी है हमारी जो डिमांड है वो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको समझ आ गई होगी जो हमने करवाया। और आप अब हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो इस वीडियो का जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सुकौशल कॉमर्स अकेडमी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।